नमस्कार। महात्मा गांधी, एक ऐसा नाम जो शायद ही किसी ने न सुना हो। पर क्या हम सच में जानते हैं कि उनकी सोच में वो कौन सी ताकत थी जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया? तो चलिए आज इसी बात को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए जरा, एक अकेला इंसान और सामने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर साम्राज्य, और चुनौती दी जा रही है बिना एक भी गोली चलाए। कैसे? ये कैसे मुमकिन है? यही तो वो कहानी है जो हमें बताती है कि असली हथियार तोप और बंदूकें नहीं, बल्कि सोच होती है, विचार होते हैं। और मजे की बात यह है कि इस क्रांतिकारी सोच की चिंगारी भारत में नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में जली। वहीं के तजुर्बों की भट्टी में तप कर गांधी के सिद्धांत तैयार हुए थे। तो उनकी शुरुआती जिंदगी को देखें तो जन्म भारत में हुआ, पढ़ाई के लिए लंदन गए। एक आम कहानी लगती है ना, लेकिन असली मोड़ आया दक्षिण अफ्रीका में। जब उन्होंने वहां काम शुरू किया तो पहली बार नस्ली भेदभाव का कड़वा सच सीधे सीधे उनके सामने आया। और वो भी 1-2 साल नहीं, पूरे 21 साल उन्होंने इस अन्याय को झेला, देखा, समझा। और बस यही वो वक्त था जिसने मोहनदास को महात्मा बनने की राह पर डाल दिया। यहीं पर उन्होंने अपने अहिंसा के हथियार को पहली बार आजमाया। तो इस अन्याय के खिलाफ वो लड़े कैसे? उन्होंने एक बिल्कुल नया, एक अलग ही किस्म का हथियार बनाया। और वो हथियार था सत्याग्रह। नाम में ही इसका मतलब छुपा है, सत्य के लिए आग्रह। अब ये कोई चुपचाप बैठकर जुल्म सेना नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो अन्याय के सामने सच और अपनी नैतिकता की ताकत लेकर डट जाने का एक सक्रिय तरीका था। अब ये सत्याग्रह टिका था 2 बहुत मजबूत पिलर्स पर। पहला था सविनय अवज्ञा, मतलब अगर कोई कानून गलत है, अन्यायपूर्ण है, तो हम उसे मानेंगे ही नहीं, लेकिन शांति से। और दूसरा और शायद सबसे जरूरी पिलर था अहिंसा, यानी किसी को भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना, ना सोच से, ना शब्दों से, ना ही अपने काम से। और जब ये दोनों चीजें मिली तो एक ऐसी शक्ति बनी जिसका सामना करना लगभग नामुमकिन था। तो चलिए अब देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका में तैयार हुआ ये शक्तिशाली विचार भारत की आज़ादी की लड़ाई में कैसे एक आंदोलन बन गया। देखिए, गांधी की रणनीति सिर्फ अंग्रेजों को भगाने तक ही सीमित नहीं थी। उनका सपना था स्वराज का, मतलब खुद का राज। और ये सिर्फ राजनीतिक नहीं था। इसीलिए उन्होंने एक साथ कई मोर्चों पर काम किया। एक तरफ उन्होंने पूरे देश को अहिंसक सविनय अवज्ञा के लिए तैयार किया, दूसरी तरफ खादी को बढ़ावा देकर आर्थिक आत्मनिर्भरता की नींव रखी, और तीसरी और बहुत जरूरी बात, उन्होंने छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों और औरतों के हक के लिए लड़कर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश की। और इस रणनीति का असर दिखा उनके बड़े बड़े आंदोलनों में। याद है ना, 1930 का नमक मार्च या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं थे, ये वो लहरें थी जिन्होंने लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों को एक साथ ला खड़ा किया और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी। तो आखिर इस पूरी लड़ाई, इस जीवन भर के संघर्ष का नतीजा क्या निकला? क्या है गांधी की विरासत जो आज भी हमारे साथ है? सबसे बड़ा, सबसे सीधा और सबसे जाहिर नतीजा 1947, वो साल जब भारत आजाद हुआ। ये गांधी के पूरे जीवन के संघर्ष और उनके अहिंसक आंदोलन की सबसे बड़ी जीत थी। और इसी वजह से आज पूरा भारत उन्हें राष्ट्रपिता के तौर पर जानता है। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं, बल्कि उनके योगदान को दिया गया सम्मान है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांधी का असर भारत की सीमाओं से कहीं कहीं आगे तक गया। उनके विचारों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। चाहे वो अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नागरिक अधिकारों का आंदोलन हो, या फिर दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का रंगभेद के खिलाफ संघर्ष, इन सब ने गांधी के सत्याग्रह से ही प्रेरणा ली। अगर उनकी पूरी फिलॉसफी को, उनके पूरे दर्शन को एक लाइन में समझना हो तो वो शायद यही होगी: न्याय के लिए कष्ट सहने की इच्छा शक्ति। ये लाइन हमें बताती है कि असली ताकत जिस्मानी नहीं, बल्कि नैतिक होती है। और यही बात हमें आज के दौर में एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आज की दुनिया जो लड़ाई और संघर्ष से भरी हुई है, क्या यहां गांधी की अहिंसा की कोई जगह है? क्या आज भी इस विचार में उतनी ही ताकत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।